आज के लेक्चर का आगाज हम एक डेफिनीशन से करते हैं। परमुटेशन। लफ्ज परमुटेशन का ट्रांसलेशन या तर्जुमा है अरेंजमेंट। अब आइए इसकी डेफिनीशन पढ़ते हैं। द अरेंजमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। हमारे पास एक सेट है और उस सेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हम सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम तमाम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उनको कुल तादाद के लिहाज से अरेंज करना चाहते हैं या कम तादाद के लिहाज से अरेंज करना चाहते हैं। अगर ये सारी अरेंजमेंट एक मखसूस ऑर्डर के तहत होंगी तो उस अरेंजमेंट को परमुटेशन का नाम देते हैं। आइए परमुटेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज वी हैव ए सेट ऑफ 3 लेटर्स ABC। हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 लेटर्स हैं A, B और C। तो 3 लेटर्स हैं तो उन्हें हम कुल तादाद के लिहाज से या कम तादाद के लिहाज से अरेंज कर सकते हैं। यानी 3 लेटर्स हैं तो 3-3 करके भी अरेंज कर सकते हैं। सेट के अंदर 3 लेटर्स हैं तो 2-2 करके भी अरेंज किए जा सकते हैं। सेट के अंदर 3 लेटर्स हैं, 1-1 करके भी अरेंज कर सकते हैं। हर अरेंजमेंट को परमुटेशन का नाम देंगे। तो पहले यहां पर हम फर्स्ट वी अरेंज ऑल दीज 3 लेटर्स फ्रॉम द सेट। अब हम सेट के अंदर 3 लेटर्स हैं तो 3-3 करके यानी कुल तादाद के लिहाज से हम अरेंज करते हैं। तो सेट के अंदर ABC 3 लेटर्स हैं, 3-3 करके अरेंज करें। पहली अरेंजमेंट है A, B और C। दूसरी अरेंजमेंट है कि पहले B लिखें फिर C फिर A। तीसरी अरेंजमेंट C, A और B। चौथी अरेंजमेंट B, A और C। पांचवी अरेंजमेंट C, B और A। छठी अरेंजमेंट A, C और B। तो अगर आप गौर से देखें तो ये सारी अरेंजमेंट एक मखसूस ऑर्डर के तहत बन रही है। तो जब हम सेट के अंदर 3 लेटर्स हैं और उनको 3-3 करके अरेंज करेंगे एक डेफिनेट ऑर्डर के तहत तो अरेंजमेंट्स की तादाद 6 बनती है। अगर हम ये ऑर्डर को निगलेक्ट कर दें, ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दें तो फिर ABC, BCA, CAB, BAC, CBA, ACB एक ही अरेंजमेंट बन जाएगी। यानी जब हम 3 लेटर्स को 3-3 करके डेफिनेट ऑर्डर के तहत अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट 6 बनती है। लेकिन जब हम ऑर्डर को नज़रअंदाज कर देते हैं, ऑर्डर को शामिल इंक्लूड ही नहीं करते, ऑर्डर को निगलेक्ट कर देते हैं तो फिर ये 6 अरेंजमेंट्स की बजाय फिर ये एक ही अरेंजमेंट शुमार होगी। ये सारी अरेंजमेंट्स इक्वल हो जाएंगी। मैंने कहा था कि सेट के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को कुल तादाद के लिहाज से या कम तादाद के लिहाज से अरेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेट के अंदर तो 3 लेटर्स हैं ABC। अब उनको हम 2-2 करके अरेंज करते हैं। पहली अरेंजमेंट AB, दूसरी BC, तीसरी CA, चौथी BA, पांचवी CB, छठी AC। अगर हम पहली और चौथी अरेंजमेंट को गौर करें तो AB और BA ऑर्डर के तहत AB और BA 2 मुख्तलिफ अरेंजमेंट शुमार होंगी। लेकिन जब हम ऑर्डर को नज़रअंदाज कर देंगे तो AB और BA एक ही अरेंजमेंट शुमार होगी। इस सेकंड और फिफ्थ में देखें BC और CB ऑर्डर के तहत BC और अरेंजमेंट है, CB और अरेंजमेंट है। लेकिन जब B और C के ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दें तो BC और CB एक ही अरेंजमेंट शुमार होगी। थर्ड और सिक्स में देखें CA और AC ऑर्डर के तहत ये 2 मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बन रही हैं। लेकिन जब हम ऑर्डर को नज़रअंदाज कर देते हैं तो CA और AC एक ही अरेंजमेंट बन गई।
अब नतीजा ये निकला कि अगर सेट के अंदर 3 लेटर्स हों और उन्हें 2-2 करके अगर हम अरेंज करें तो ऑर्डर के तहत अरेंजमेंट 6 बनती हैं, लेकिन जब हम ऑर्डर को निगलेक्ट कर देते हैं, जब ऑर्डर को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर ये 1, 2 और 3 अरेंजमेंट्स बन जाती हैं। अब सेट के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को कुल तादाद के लिहाज से अरेंज करें या उससे कम तादाद के लिहाज से अरेंज करें, तो ये हर अरेंजमेंट परमुटेशन कहलाती है। अब परमुटेशन मालूम करने के लिए, अरेंजमेंट्स की तादाद मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। ये लफ्ज मैंने लिखा है कैपिटल पी। कैपिटल पी परमुटेशन को जाहिर करता है। तो पी के ऊपर वाले हिस्से में लेफ्ट जानिब मैंने एन लिखा है। एन से मुराद ऑब्जेक्ट्स की कुल तादाद है, और पी के लोअर साइड पर राइट जानिब मैंने आर लिखा है। आर वो तादाद है जिसके लिहाज से हम ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। तो एन पी आर मीन एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें आर तादाद के लिहाज से अरेंज करना है। तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी ये मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, फ्रैक्शन के निचले हिस्से में क्या लिखना है इसको जरा गौर से समझें। एन और आर को अब माइनस कर देना है। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में एन फैक्टोरियल लिख दिया, निचले हिस्से में फ्रैक्शन के लोअर पार्ट में एन और आर को माइनस कर देना है। तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिखना है, यानी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले की मदद से हम परमुटेशंस की, अरेंजमेंट्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं उसको हम इस फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। 3p3 यानी लेटर्स की कुल तादाद 3 है, और यहां पर 3 का मतलब है कि 3 लेटर्स हैं, तो 3-3 करके हम अरेंज करना चाहते हैं। 3 लेटर्स हैं, 3-3 करके हम अरेंज करना चाहते हैं। तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूले के मुताबिक फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में हमने n फैक्टोरियल लिखा, तो यहां पर उस लिहाज से यहां पर हम 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में n और r को माइनस करके फैक्टोरियल बनाएंगे, तो यहां पर 3 और 3 को माइनस करके फैक्टोरियल लिखेंगे। अब फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 चूंकि 0 होता है तो 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 3 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट, यानी 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल यानी 1। अब 3, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6, यानी 3 लेटर्स हैं, तो 3 के लिहाज से अरेंज करेंगे तो कुल अरेंजमेंट 6 बनती है। तो ये हमने एग्जाम्पल में भी चेक किया था कि ABC 3 लेटर्स हैं, 3-3 करके अरेंज करते हैं ऑर्डर के तहत, तो अरेंजमेंट 6 बनती हैं। तो वहां मैंने आपको अरेंजमेंट अलग अलग शो की थी, यहां पर मैंने फार्मूले के जरिए उनकी कुल तादाद बता दी है। अब 3p2 यानी 3 लेटर्स हैं, 2-2 करके अरेंज करना चाहते हैं, तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 3 और 2 को माइनस करेंगे, फिर फैक्टोरियल लिखेंगे। तो लिहाजा ऊपर बन जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 3, 2, 1 और 1 फैक्टोरियल होता है 1। 1 से 1 कैंसिल, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो इससे ये पता चलता है कि अगर लेटर्स 3 हो और उन्हें 2-2 करके अरेंज करें तो अरेंजमेंट 6 बनती है। तो ये हमने एग्जाम्पल में भी बताया था कि ABC 3 लेटर हैं, उन्हें 2-2 करके अरेंज करें डेफिनेट ऑर्डर के तहत तो अरेंजमेंट 6 बनती हैं। तो देखिए वही 6 तादाद हमने फार्मूले के जरिए निकाल ली हैं। तो ये फार्मूला अरेंजमेंट्स की कुल तादाद को जाहिर करता है। आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 20p3 यानी कुल ऑब्जेक्ट्स 20 हैं और उनको 3-3 करके हमने अरेंज करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले के मुताबिक फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन के निचले हिस्से में क्या लिखेंगे, रिकॉल करें, ज़हन पर जोर डालें।
20 और 3 को माइनस करेंगे, 20 माइनस 3, फिर इनका फैक्टोरियल लेंगे। अब हम 20 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहते हैं। पहले हम लिखेंगे 20, फिर 19, फिर 18। 20 फैक्टोरियल का मतलब है कि 20 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो मैंने 20, 19, 18। 18 के बाद क्या आता है? 18 के बाद अगर आप गौर करें तो 17 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट बनता है। 17 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट, चूंकि 17 फैक्टोरियल कहलाता है, इसलिए वहां पर मैंने 17 फैक्टोरियल लिख दिया। तो यहां पर हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहां पर एक्सपेंशन स्टॉप कर दी है। तो वजह यह है कि फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 17 फैक्टोरियल बन रहा है, ताकि 17 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो आफ्टर कैंसिलेशन उसके बाद हम 20, 19 और 18 इन तीनों को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6840। यानी अगर हमारे पास किसी सेट के अंदर 20 ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उन 20 ऑब्जेक्ट्स को 3-3 करके अरेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास अरेंजमेंट्स कुल कितनी बनेंगी? 6840। तो प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पर अरेंजमेंट्स लिख कर दिखाएं सारी अरेंजमेंट्स, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए फार्मूला यूज करते हैं और ये फार्मूला हमें अरेंजमेंट्स की कुल तादाद के बारे में बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 12p5, यानी कुल ऑब्जेक्ट्स 12 हैं, उन्हें 5-5 करके अरेंज करना है, यानी 5 की तादाद के लिहाज से अरेंज करना है। कितनी अरेंजमेंट बनेगी? फार्मूला अप्लाई करेंगे। जिस तरह यहां पर देखें फार्मूले में हमने ऊपर लिखा है n फैक्टोरियल, तो इस तरह यहां पर ऊपर लिखेंगे 12 फैक्टोरियल। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में n और r को माइनस करेंगे, फिर फैक्टोरियल लिखेंगे। इस तरह 12 और 5 को माइनस करेंगे और फैक्टोरियल लिखेंगे। अब 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें। आप जानते हैं कि जब फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो ये एक्सपेंशन कहीं भी हम रोक सकते हैं। 12 फैक्टोरियल मीन 12 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो ये लिखते हैं 12, 11, 10, 9, 8। 8 के बाद नंबर कौन से हैं? 7 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो 7 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखने के बजाय मैंने 7 फैक्टोरियल लिख दिया। वजह यह है 7 फैक्टोरियल लिखने की कि फ्रैक्शन के निचले हिस्से में भी 7 फैक्टोरियल मौजूद है। अब 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 12, 11, 10, 9, 8 इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 95040 95,040, यानी हमारे पास अगर 12 ऑब्जेक्ट्स हों उन्हें 5-5 करके अरेंज करेंगे, 5 के लिहाज से अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट 95,040 बनेगी। पांचवा पार्ट 9p8। 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 के लिहाज से हमने उनको अरेंज करना है। कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी? तो ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 9 और 8 को माइनस करेंगे और फिर हम उनका फैक्टोरियल लेंगे। अब 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 का फैक्टोरियल यहां पर लिख दिया डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। 1 के फैक्टोरियल से 1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बाकी 9 8 7 6 5 4 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 362880। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट्स की कुल तादाद बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये असल में एक इक्वेशन है जो परमोटेशन की शक्ल में लिखी गई है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। तो np2 = 30। सो n की कीमत मालूम करने के लिए यहां पर पहले परमोटेशन का फार्मूला अप्लाई करें। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में n का फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन के निचले हिस्से में क्या लिखेंगे? ज़हन पर जोर डालें। n और 2 को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद हम फैक्टोरियल लिखेंगे = 30।
अब आप n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें। n फैक्टोरियल से मुराद क्या होता है? n से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट। लेकिन ये एक्सपेंशन हम कहीं भी दरमियान में क्लोज कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, पहले हम लिखेंगे n, फिर उसके बाद n माइनस 1, n माइनस 1 के बाद आप देखें क्या आना चाहिए, n माइनस 2 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि n माइनस 2 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 पर स्टॉप करने की वजह यह है कि फ्रैक्शन के निचले हिस्से में भी n माइनस 2 का फैक्टोरियल मौजूद है। तो इसलिए n माइनस 2 के फैक्टोरियल को n माइनस 2 के फैक्टोरियल से हम कैंसिल कर देंगे और राइट जानिब इज इक्वल टू 30 लिख देंगे। अब बाकी कैंसिलेशन के बाद क्या बना, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n की 2, माइनस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू 30। 30 को अगर हम लेफ्ट जानिब ले जाएं तो n की 2 माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये एक n की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो n की कीमत हमें हासिल हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मेथड तो अब बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। आइए इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। n की 2 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म्स बन चुकी हैं। पहली 2 टर्म्स में n कॉमन लेंगे तो बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस 6। अगली 2 टर्म्स में 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। n माइनस 6 हम कॉमन लेंगे तो बाकी n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 को अगर हम राइट जानिब ले जाएं तो n इज इक्वल टू 6 और प्लस 5 को राइट जानिब ले जाएं तो n इज इक्वल टू माइनस 5। चूंकि हमने n की कीमत निकालनी थी, अब आपके पास n की कीमतें 2 निकली हैं। तो कौन सी कीमत दुरुस्त होगी, कौन सी कीमत गलत होगी? अगर आप रिकॉल करें तो n ऑब्जेक्ट्स की कुल तादाद को जाहिर करता है, चीज़ों की, अशिया की कुल तादाद को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि तादाद कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसलिए n इज इक्वल टू माइनस 5 को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 6 है, जो ये जाहिर करता है कि ऑब्जेक्ट्स की कुल तादाद 6 है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 11p(n) इज इक्वल टू 11 10 9। इस इक्वेशन को जो परमोटेशन की शक्ल में सॉल्व करके n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो परमोटेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे 11 फैक्टोरियल, फ्रैक्शन के निचले हिस्से में लिखेंगे 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू राइट जानिब लिखेंगे 11 10 9। अगर लेफ्ट जानिब 11 का फैक्टोरियल बन रहा है तो राइट जानिब भी तो 11 का फैक्टोरियल बन सकता है। तो आइए राइट जानिब 11 का फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करते हैं। अगले स्टेप में लिखेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू। अगर हम 11 का फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 11 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट। लेकिन ये 11 से 9 तक है, 11 10 9। 9 के बाद 8 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट चाहिए। आप जानते हैं कि 8 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट 8 फैक्टोरियल कहलाता है। इसलिए हम 8 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए 8 फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो बन गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल इस 11 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बनेगा 1 ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 8 का फैक्टोरियल। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये बनेगा
11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 का फैक्टोरियल। अगर हम दोनों का मवाजना करें, दोनों को कंपेयर करें, तो 11 माइनस n 8 के बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे 11 माइनस n इज इक्वल टू 8। 8 को लेफ्ट जानिब ले जाएं और n को राइट जानिब ले जाएं, तो यूं रिजल्ट बनेगा 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n। 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, तो n इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमने इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू 3 निकाल ली। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, np4 रेशो n माइनस 1 p3 इज इक्वल टू 9:1। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। रेशो को हम इस अंदाज से लिख सकते हैं np4, तो रेशो को हमने डिवाइड करके लिखा n माइनस 1 p3। 9 और 1 की रेशो को 9 और 1 की डिवीजन की फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा np4 इज इक्वल टू 9 n माइनस 1 p3। n की वैल्यू मालूम करने के लिए परमुटेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग द फार्मूला। पहले हम np4 पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे n फैक्टोरियल। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में क्या लिखेंगे? n और 4 को माइनस करते हैं, तो n माइनस 4 का फिर फैक्टोरियल बना देंगे इज इक्वल टू 9। सेम फार्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जबकि फ्रैक्शन के निचले हिस्से में n माइनस 1 और 3 दोनों को माइनस करेंगे और फिर उसका फैक्टोरियल लिखेंगे। अब हम n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि जब हम n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो राइट जाने भी निगाह दौड़ाएं, वहां पर n माइनस 1 का फैक्टोरियल मौजूद है। तो आइए n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे n के बाद क्या होगा? n माइनस 1 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल कहलाता है, डिवाइडेड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन के निचले हिस्से में n माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 1 और माइनस 3 जमा होकर n माइनस 4 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब आप देखें n माइनस 1 के फैक्टोरियल से n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 के फैक्टोरियल से n माइनस 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 9 रह जाएगा। तो इस तरह हमने सॉल्व करके n यानी ऑब्जेक्ट्स की कुल तादाद हमने मालूम कर ली जो कि 9 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, npr इज इक्वल टू n माइनस 1 pr माइनस 1। लेफ्ट को राइट के बराबर या राइट को लेफ्ट के बराबर, बेहतर ये होगा कि हम राइट हैंड साइड को हल करें और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करें। तो टेक राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n p n माइनस 1 ये ऊपर की तरफ लिखना है, r माइनस 1 नीचे की तरफ लिखना है, यानी n माइनस 1 p r माइनस 1। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट के बराबर लाने के लिए इस परमोटेशन को सॉल्व करें, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए अगले स्टेप में देखते हैं। पहले n को हमने वैसे का वैसा लिख दिया, उसके बाद फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखेंगे। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में क्या लिखेंगे फिर याद करें, क्योंकि आप भूल जाते हैं। n माइनस 1 और r माइनस 1 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनका फैक्टोरियल लेंगे। अगले स्टेप में n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब हमने बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो छोटी छोटी ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करना है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 इनका फैक्टोरियल। हमने अभी पिछले सवाल में पढ़ा था कि n फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया था तो बना था n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो जब हम फैक्टोरियल
की मदद से एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो ये एक्सपेंशन हम कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। जिस तरह 10 फैक्टोरियल को हम इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9, 9 पर फैक्टोरियल लगा दें तो ये एक्सपेंशन यहीं पर रुक जाएगी। तो इस तरह n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? n के फैक्टोरियल के। तो यहां पर n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन के निचले हिस्से में -1 और +1 चूंकि कैंसिल हो जाते हैं तो बाकी हमारे पास बन जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको गौर से देखें तो ये वो है जिसे हम परमुटेशन का फार्मूला कहते हैं, यानी NPR। यानी जब हम n ऑब्जेक्ट्स को r तादाद के लिहाज से अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये अरेंजमेंट बनेगी। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल बराबर होता है NPR, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर लिया।